विधानसभा चुनावों का आगाज हो चुका है और इनमें कई सारी ऐसी हाई प्रोफाइल सीटें हैं जिनकी चर्चा हो रही है और उन्हीं में से एक सीट है आगरा ग्रामीण विधानसभा की सीट। और जो यहाँ से प्रत्याशी हैं वो उत्तराखंड की पूर्व गवर्नर हैं और साथ ही साथ ये आगरा की मेयर भी रह चुकी हैं। यही वजह है कि इनकी चर्चा काफ़ी ज़ोरों शोरों से है और आज हमारे साथ हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या वजह है कि इन्हें उत्तराखंड से सीधे यहाँ पे यूपी की सियासत में लाया गया। मैम, जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में ही बोला कि आप यहाँ पे आई, उत्तराखंड की पूर्व गवर्नर रही, क्या वजह है कि आपको सीधे वहाँ से इस्तीफा दिला के यहाँ पे लाया गया? नहीं, ऐसा नहीं है। इस्तीफा दिला के नहीं लाया गया है मुझे। मैं शुरू से ही समाज सेवा मेरा मतलब पैशन था, एक मेरा शौक था कि मैं लोगों की हेल्प करूं, सेवा करूं, और वो लगातार मैं कर ही रही थी। उसी दौरान फिर मैं बीजेपी ज्वाइन की मैंने 95 में मैं मेयर बनी। तो मेयर रहते हुए भी मैंने सोशल वर्क को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया। वो तो होते ही थे जो होते थे काम। उसके बाद मैं राष्ट्रीय महिला आयोग में चली गई, फिर विधानसभा भी लड़ी, फिर प्रदेश मंत्री रही, फिर जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं उनके साथ भी काम किया। फिर मैं बन गई उत्तराखंड की गवर्नर। तो गवर्नर तो थी, लेकिन मैं जैसे बता रही हूँ, मैं फील्ड में काम करने वाली थी, पार्टी की कार्यकर्ता थी। तो मुझे लगता था यहाँ रह के मैं उतनी सेवा नहीं कर पा रही हूँ जितनी मुझे करनी चाहिए। तो मैंने ही एक तरह से कहा कि मुझे सेवा करनी है। वैसे उत्तराखंड में भी मैं कर ही रही थी, तो पार्टी ने बस ये पूछा कि आप दोनों में से अब एक रास्ता चुनिए। तो मुझे ये रास्ता ज़्यादा अच्छा लगा जी। तो मैं विधानसभा का चुनाव लड़ रही हूँ आज। बिल्कुल, आपको ये रास्ता बेहतर लगा और कहीं ना कहीं जैसा कि हम देख रहे हैं, जो यहाँ का अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो ये जाटो बाहुल क्षेत्र है और आप खुद वहीं से आती हैं। तो क्या ये वजह तो नहीं है कि आपको इस तरह से लोगों को, वोटर्स को आकर्षित करने के लिए आपको यहाँ पे लाया गया है? नहीं, मैंने कहा ना कि राजनीति मेरा शौक था, समाज सेवा शौक था मेरा। चुनाव लड़ा रही है पार्टी, उसमें कोई वजह नहीं है कि वोटों को तो लुभाने की बात ही नहीं है। अब तो हमारा मतदाता भी बहुत बुद्धिजीवी है, वो भी सोच समझ के वोट करता है और उनको अच्छे लोग चाहिए। तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता होगा कि चलिए, अगर ये उत्तराखंड की राज्यपाल रही हैं तो संभवतः यहाँ भी अच्छा काम करेंगी, इन्हें भी जोड़ा जाए संगठन से और इनको चुनाव लड़ा जाए, इसीलिए मैं चुनाव लड़ रही हूँ। जी मैम, आपने ये सही कहा कि सेवा के लिए आप आई हैं, पर यह भी कहा जा रहा है, चर्चा ये भी बहुत ज़ोरों शोरों से है कि आने वाले समय में आपको काफ़ी अहम मतलब पद मिलेगा, या ये कहें कि यूपी की जो कमान है एक महिला के हाथों में होगी। क्या कहना है इस पर आपको? नहीं, ये तो देखिए, मुझे कुछ भी पता नहीं और बीजेपी में कोई एक निर्णय नहीं होता, हमारा पूरा सामूहिक निर्णय होता है। लेकिन मुझे केवल ग्रामीण विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए अभी कहा गया है, तो मैं तो केवल विधानसभा के चुनाव पर ध्यान दे रही हूँ। विधायक बन के ग्रामीण जनता है जो हमारी, मैं उसकी सेवा करना चाहती हूँ। ऐसा कोई नहीं है, ना पता नहीं आप ही लोग कहते हैं मेरे तो जहन में भी नहीं है ये बात कि मैं ये बनूंगी। ये पार्टी जो तय करेगी। पश्चिमी यूपी की बात की जाए, जो आज के समय में बहुत ही किसान आंदोलन के बाद की, जैसे किसान कृषि बिल आया, उसको कानून आया, उसको वापस लिया गया, उसके बाद जो पश्चिमी यूपी में किसानों की एक एकता देखी गई है और कहा भी ये जा रहा है कि अब की बार जो यूपी की जो सियासत का सूरज उगेगा वो पश्चिम से उगेगा। इसमें आप आरएलडी और सपा को कितना कहते हैं एक टफ कॉम्पिटिटर मान रही हैं? नहीं, देखिए, इधर तो नहीं है टफ कॉम्पिटिटर। मैं अपनी ग्रामीण की बता सकती हूँ क्योंकि वहाँ से मैं चुनाव लड़ रही हूँ। लेकिन पश्चिम में भी मैंने पूरे दौरे किए हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते। जो एक्चुअल किसान है हमारा, उसका कोई विरोध नहीं है। ये तो जो बीच के लोग हैं, जो मंडियों की आड़त करके उनका खुद खरीदते थे, फिर आगे और महंगा बेचते थे, कष्ट उनको है, ना कि किसान को। किसान के लिए
मेरे ख्याल से जितना काम मोदी जी ने किया है किसी ने नहीं किया, या इससे पहले अटल जी ने जब वो प्रधानमंत्री जी थे, कि हमारे किसान को फ़ायदा हो, उन्होंने गांव से शहर तक सड़कों का निर्माण कराया, हर गांव को शहर से जोड़ा कि किसान कहीं अपनी फसल लेके जाए तो उसे असुविधा ना हो। और जब भी वो क्रेडिट बिल भी आया कृषि का, कि वो अपनी उस पर, और तो और बीमा फसल योजना भी हमारे उस समय अटल जी जब प्रधानमंत्री थे हुई थी। और आज भी बजट में आप देखिए किसानों को कितनी राहत दी गई है। तो एक्चुअल किसान नाराज नहीं है, ये मेरा सोचना है, और वो हमें वोट करेगा। अनुमान कितना है कि पश्चिमी यूपी से आपकी कितनी सीटें निकलेंगी? हम तो सबकी सब मान रहे हैं अपनी सीटें बिल्कुल ज़्यादातर जीतेंगे। जी और जीतेंगे और फिर से सरकार बनाएंगे। और जो पहला नारा है हमारा 300 के पार, वही रहेगा। 300 के पार जी बिल्कुल 300 के पार। जाटो वो बाहुल्य क्षेत्र है, जैसे कि मैंने बताया। कहा जाता है कि ये पहले मायावती का गढ़ था, और कहीं ना कहीं ये भी बड़ी चर्चा है कि मायावती चूंकि अभी हाशिए पे, अगर देखा जाए तो हाशिए पे हैं, कहीं उनकी चर्चा भी नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो आप लोग की पकड़ है वो नीचे तबके तक बहुत ज़्यादा हो रही है। क्या ये वजह है कि आप यहाँ पे इस क्षेत्र में आई, और आप उनका, कहा जा रहा है कि उनका जो रिप्लेसमेंट है वो आपके तौर पे देखा जा रहा है कि आप उस समीकरण में सही हैं और उनको एकदम पिक्चर से वो कहीं गायब हो रही हैं? ऐसा नहीं है, मैं उनका रिप्लेसमेंट बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने अगर समाज के लिए कार्य किया है तो समाज मेरे साथ खड़ा होगा। और बहन जी से संभवतः कुछ नाराजगी तो है उन्हें, जो उनको भरोसा था उनके ऊपर, जो वो चाहते थे, शायद वो उनके भरोसे पे खरी नहीं उतर पाई। और इतना गरीब वर्ग है ये, इनके बहुत छोटे छोटे काम होते हैं, संभवतः वो भी नहीं हुए। तो उनको लगता है कि जब हम, हर किसी को अपेक्षा होती है, तो उनको लगता है कि जब हमारा यहाँ कुछ काम ही नहीं हो रहा, कोई हमारी पूछ ही नहीं है, तो क्यों ना हम फिर बेबी रानी के साथ जाएं। तो इसलिए मेरा समाज मेरे से जुड़ रहा है। मैं कहीं किसी भी स्तर पर मैं बहन जी का रिप्लेसमेंट अपने को नहीं मानती हूँ। मैं केवल जो मैंने काम किया है समाज के लिए, उसके आधार पर मैं कह सकती हूँ कि समाज मुझे सपोर्ट कर रहा है, सहयोग कर रहा है। जी मैम, आपने बोला कि आप खुद भी महिला आयोग में रही हैं, और आप या महिला भी हैं और एक वर्ग से आती हैं जो कई सालों तक उन्होंने काफ़ी समस्याएं सही हैं। इसके अलावा जो अगर हम बात करें, अगर हम एनसीआरबी के आंकड़ों की बात करें, जिसमें महिलाओं से जो जुड़े हुए कह सकते हैं कि क्राइम सब सेकंड नंबर पे रहा यूपी स्टेट। अगर आपकी सरकार आती है तो महिलाओं को लेकर आप क्या क्या करने वाली हैं, क्या कदम उठाने वाली हैं? देखिए, महिलाएं तो मेरा फोकस रहेंगी। मैं उत्तराखंड में थी तो भी महिला मेरी वहाँ फोकस थी, और यहाँ भी ग्रामीण अंचल में तो मुझे और ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी उनके लिए, क्योंकि मैंने देखा है, मैं घूम रही हूँ, वो अपनी बात नहीं कह पाती हैं। वो आज भी एक पर्दा प्रथा जैसी है, जो अपने ससुर के सामने नहीं बोलती, अपने जेठ के सामने नहीं बोलेंगी। तो मैं उनके बीच में जाऊंगी और उनके लिए एक वो आर्थिक रूप से कैसे सशक्त हों। जो हमारी योजनाएं चल रही हैं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, उन्हें सशक्त करने की कोशिश करूंगी, जिससे उनका परिवार अच्छा चले, उनके बच्चे ठीक से पढ़ें लिखें, उस गांव की उन्नति और प्रगति हो। अभी मेरे मन में यही बात है कि मैं जो मोदी जी का शक्ति मिशन है उस पर मैं कार्य करूं और उन्हें ऊपर उठाऊं। तो आने वाला समय मैं समझ सकती हूँ कि शायद महिला सशक्तिकरण का ही होगा। हाँ, ये तो मान सकते हैं कि जब महिलाओं के लिए काम करेंगे, और महिला सशक्त भी हो रही है। हर, आप देखिए, हर क्षेत्र में महिला आगे है आज, चाहे एजुकेशन हो, चाहे अच्छे अच्छे पदों की बात करें, चाहे हम पॉलिटिक्स की बात करें, हर स्तर पे महिला आगे बढ़ रही है। तो ये मान सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण आगामी, तो वो कहते भी हैं कि महिलाओं का जमाना आने वाला है। बिल्कुल, मैं भी यही थोड़ी देर पहले मैं यही कह रही थी कि महिलाओं का ज़माना आने वाला है, और इसमें जो चर्चा है वो आपकी सबसे ज़्यादा है, महिला के तौर पे, एक सशक्त महिला के तौर पे। नहीं, देखिए, मैं पहले तो अपनी पार्टी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना सशक्त बनाया है,
उन्होंने मेयर से लेके और गवर्नर तक और आज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक मुझे बनाया है। तो मैं अपनी बीजेपी पार्टी का जितना आभार व्यक्त करूं उतना कम है। लेकिन महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं, उसके अंदर एक टैलेंट होता है। अगर किसी को मौका मिल जाता है तो वो आ जाती है आगे, किसी को मौका नहीं मिलता तो वो घर में ही रह जाती है। तो मेरा उद्देश्य तो ये है कि जिस महिला में जो टैलेंट है वो आगे आना चाहिए। बिल्कुल महिला सशक्त हो रही है। एक और चीज़ है जो अहम हो जाती है, अगर कहते हैं कि यूपी की सियासत जातिगत समीकरणों पर निर्भर करती है, इसमें एक जो अहम बात कही जा रही है, काफ़ी कुछ जनता या कहे आपकी पार्टी में भी काफ़ी लोगों में विरोध है, एक तरीके की नाराज़गी कह सकते हैं। कहा जाता है कि सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य में बहुत ज़्यादा टसल है, जो ऐसा, और कहीं न कहीं ये एक वजह मानी जा रही है कि जो एक विशेष जाति का पक्षधर होने की वजह से ये उन पे आरोप लगते रहे हैं और विधायक भी नाराज़ हो रहे हैं। इसमें आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए मैं ऐसा नहीं मानती। योगी जी को लोग बहुत पसंद करते हैं। योगी जी भव्य राम मंदिर बना रहे हैं और योगी जी ने कुंभ का इतना सुंदर आयोजन किया 19 में, और वो तो एक संत जैसे हैं, वो तो सेवा के भाव से ही आए हैं। तो मैं नहीं मानती कि उनमें कुछ ऐसी बातें होंगी। अब अफवाहें भी हो सकती हैं ये, लेकिन पार्टी के अंदर तो तालमेल है, ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि कहीं टसल है या कुछ है। मैं नहीं मानती इस बात को। पर ये भी कहा जाता है कि जैसे ब्राह्मण वर्ग है उनसे काफ़ी नाराज़ रहा है। नहीं है। आप देखिए अभी जब रिजल्ट आएंगे आपको खुद ही लगेगा कि ब्राह्मण वर्ग नहीं नाराज है उनसे। मैम, अभी जो एक रामपुर से स्वार सीट है, स्वार विधानसभा सीट है, वहाँ से एक स्वार करके विधानसभा सीट है, वहाँ से एक मुस्लिम बीजेपी ने उतारा है पहली बार। क्या वजह है कि उन्होंने एक मुस्लिम अली हैदर है उनको उतारा है, अपना प्रत्याशी बनाया है? तो इस बारे में कुछ कहेंगी? पहली बार हो रहा है इसमें। नहीं, इसमें क्या कहना है भाई। वो अगर बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे, बीजेपी के समर्थक होंगे, हमारी संस्कृति को, हमारी आस्थाओं को मानते होंगे, तो बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया है और वो संभवतः जीत के भी आ सकते हैं। जी बिल्कुल। एक चीज़ और मैं कहूँगी, आज के समय में जैसे कि हम कोविड और ये सारी महामारी कुछ से जूझ रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा जो कहते हैं समस्या रही है, सबसे ज़्यादा सफ़र किया है बच्चों ने जो स्कूल जाते थे। आज अगर शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो एक काफ़ी बड़ी समस्या है। तो इसको लेके आप कैसे कदम उठाएंगे अगर आपकी पार्टी सरकार में आती है? देखिए, अभी तो कोविड का उतना असर नहीं है, जबकि सब कह रहे तीसरी लहर है। जब सेकंड वेव आई थी तब पार्टी ने खुद, स्वयं मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने एक्शन लेने शुरू किए थे और बहुत कुछ हमने कंट्रोल भी किया था। लेकिन कहते हैं जान है तो जहान है। हमारी पहली जिम्मेदारी थी कि सबकी जानें बचें, बच्चे हमारे सुरक्षित रहें। पढ़ाई तो वो 1 साल बाद भी कर लेंगे, पहले वो सुरक्षित रहें। इसलिए थोड़ी सी समस्या आई है, लेकिन अब मैं देख रही हूँ, गांव-गांव जा रही हूँ, कहीं कोविड का नामो निशान मुझे तो दिख नहीं रहा। एक भी घर में कोई मरीज नहीं मिला जैसे फीवर हो या खांसी हो या जुकाम हो, सब अच्छे हैं। तो ये अब ऐसी लहर नहीं है। अगर ये सब कुछ ठीक रहा तो बच्चे अगले सेशन से स्कूल जाना शुरू कर देंगे मेरे ख्याल से। हमको धन्यवाद देना चाहिए योगी जी का और मोदी जी का, जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड कोविड की लहर में वैक्सीनेशन करके उनको ऑक्सीजन देकर, उनको दवाइयाँ जो भी उस समय उपलब्ध हो सकी वो दे के इतनी जानें बचाईं और उस पर कंट्रोल भी किया और विदेशों तक वैक्सीन भेजी इंडियन। तो ये बड़ी बातें हैं और आगे मैं सोचती हूँ ईश्वर ना करे कि अब कोई ऐसी लहर आए, सब सुरक्षित रहें, अच्छे रहें, हमारे बच्चे स्कूल जाएं, हम लोग तो यही चाहते हैं। एक और चीज़ है, अगर इन केस आपकी सरकार पूर्ण बहुमत में नहीं आती है तो क्या आप आरएलडी से आपकी पार्टी गठबंधन करेगी या फिर कोई, क्योंकि अमित शाह जी ने बोला है कि आपका खुले मन से स्वागत है, एक तरीके से उन्होंने कह दिया है कि हाँ जयंत चौधरी आप हमारे यहाँ आइए, चाहे भले ही उन्होंने सपा से गठबंधन किया है। आपको क्या लगता है कि पार्टी का ये जो
किस तरह से उस पर काम करेगी? देखिए, मैं अभी इस पे कोई टिप्पणी नहीं दूंगी। जब ये तो नतीजे आएंगे उसके बाद की बातें हैं, और इसको हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो डिसीजन लेगा। मैम, और क्या चुनौतियां लगती हैं आने वाले समय में यूपी को लेके? चाहे उसके विकास की बात की जाए, एक बड़ी समस्या है बेरोजगारी, जो अभी कह सकते हैं 2 साल में तकरीबन 3 करोड़ लोग पूरे देश भर में बेरोजगार हुए हैं। इसको लेके विकास के अगर मॉडल की बात की जाए तो आप लोग किस तरह से काम करेंगे अगर आप सत्ता में आते हैं तो? नहीं, आज ही बजट में आपने देखा 60 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं, और जिन गरीबों पे घर नहीं है उन्हें 80 लाख मकान फिर उनके बनेंगे। तो ये बड़े काम होंगे और ये विकास की ओर ही ले जाएंगे। और जैसे जैसे इन कामों को एक वो पूर्णता मिलेगी या वो बढ़ेंगे आगे, तो इसके साथ साथ और नए कार्य शुरू होंगे। और मोदी जी का तो सपना ही है कि मेरा भारत महान, हम सबका साथ सबका विकास, और पूरी दुनिया में आज भारत का डंका बोल रहा है तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण बोल रहा है। और आगे भी इसी तरह कार्य होंगे और आगे बढ़ेंगे हम लोग। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और मैम आपको शुभकामनाएं आने वाले कह सकते हैं चुनौतियों के लिए, और जहां से आप लड़ रही हैं सीट्स के लिए। आपने देखा कि बेबी रानी मौर्य जी ने काफ़ी सारे अहम मुद्दों पे हमसे बात की और बताया कि वो किस तरह से काम कर रही हैं और क्या क्या उनकी चुनौतियां हैं, और साथ ही साथ उन्होंने और भी विषयों पे हमसे चर्चा की। तो फिलहाल जो आने वाला चुनाव है, जो उसके नतीजे हैं वो 10 मार्च को आएंगे, और तब तय होगा कि किसका जो कौन पहनेगा ताज और किसका सूरज डूबेगा। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।